मध्य प्रदेश के इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची, जहां उन्होंने 27 देशों के प्रवासी भारतीयों को सम्मानित किया। गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को भी यह सम्मान दिया गया। वर्ष 2021 के लिए 30 प्रवासी भारतीयों व संगठनों को चुना गया था, जबकि इस वर्ष 27 प्रवासी भारतीय मेहमानों का चयन किया गया है। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति ने कहा कि दुनिया में प्रवासी भारतीयों की बड़ी भूमिका है। प्रवासी भारतीयों ने दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। साथ ही कहा कि सरकार प्रवासी भारतीयों के लिए कई नीतियां लेकर आई है। उन्होंने कहा कि नवाचार के क्षेत्र में युवा प्रवासी भारतीय अहम भूमिका निभा रहे हैं। वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इन दिनों न्यूयॉर्क दौरे पर है। पीयूष गोयल ने न्यूयॉर्क में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और उद्योग जगत के हितधारकों के साथ निवेश के अवसरों व द्विपक्षीय व्यापार संबंधों पर बातचीत की। जॉनसन कंट्रोल्स के अध्यक्ष और सीईओ जॉर्ज ओलिवर, निवेश प्रबंधक दिग्गज ब्लैकस्टोन के सीईओ और चेयरमैन स्टीफन, मास्टरकार्ड के सीईओ माइकल मिबैक और वैश्विक निवेश फर्म कोहलबर्ग क्रॉविस रॉबर्ट्स एंड कंपनी के सह संस्थापक और सह कार्यकारी अध्यक्ष हेनरी क्रॉविस से मुलाकात की। इस दौरान भारत में निवेश के अवसरों तथा अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार साझेदारी को और मजबूत करने के क्षेत्र पर भी चर्चा की गई। आज विश्व हिंदी दिवस है। विश्व स्तर पर तीसरे नंबर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी ही है। आज विश्व हिंदी दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत कई बड़े बड़े राजनेताओं ने शुभकामनाएं दी है। तो वहीं विश्व हिंदी दिवस दुनिया भर में हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य दुनिया भर में हिंदी भाषा के प्रचार और वैश्विक स्तर पर भारतीय भाषा को मान्यता दिलाना है। उत्तर भारत में जबरदस्त ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार के कई हिस्सों में भीषण ठंड से बहुत घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। अंबाला, हिसार, बहराइच और गया में विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। तो वहीं आज राजधानी दिल्ली में शीतलहर का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजधानी में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 से 3 दिनों तक लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। भारतीय सेना के खिलाफ विवादित टिप्पणी के मामले में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी जेएनयू छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष शेहला राशिद पर देशद्रोह का मुकदमा चलेगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके लिए मंजूरी दी है। बता दें कि शेहला राशिद ने 18 अगस्त वर्ष 2019 को भारतीय सेना को लेकर कई विवादित बयान दिए थे। शेहला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर भारतीय सेना पर कश्मीरी लोगों पर अत्याचार करने के संगीन आरोप लगाए थे। इन ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने शेहला के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज किया था। फिलहाल यह मामला कोर्ट में है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के राजस्थान के पाली में हाल के दौरे पर सुरक्षा चूक का मामला सामने आया है, जहां राष्ट्रपति के पाली पहुंचने पर हेलीपैड पर 3 लेयर का सुरक्षा घेरा तोड़कर एक महिला कनिष्ठ अभियंता ने राष्ट्रपति के पैर छुए। हालांकि पुलिस अध्यक्ष के निर्देश पर पुलिसकर्मी महिला को पुलिस थाने ले गया, जहां पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। इस मामले पर गृह मंत्रालय ने राज्य पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस विशेषज्ञ एसी चार्निया को नासा ने अपना चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किया है। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बिल नेल्सन के साथ तकनीकी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रमुख सलाहकार के तौर पर कार्य करेंगे। नासा के अधिकारी ने बताया कि एसी चार्निया नासा की 6 मिशनों की जरूरतों के साथ एजेंसी के प्रौद्योगिक निवेश का काम देखेंगे। साथ ही संघीय एजेंसियों, निजी क्षेत्र और बाहरी शेयर होल्डर्स के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग की देखरेख करेंगे। पेरू में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष में 12 लोगों की मौत हो गई है। पेरू में प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति डीना बोलुआर्टे को हटाने की मांग कर रहे हैं। यह घटना जुलियाका एयरपोर्ट पर हुई। इस हिंसा में अब तक कुल 34 प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई है। बता दें कि पेरू कई वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता की वजह से संघर्षों से जूझ रहा है। पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो भ्रष्टाचार से संबंधित जांच का सामना कर रहे थे। प्रदर्शनकारी वामपंथी विचारधारा वाले पेड्रो कैस्टिलो को हटाने से नाराज हैं और वो चाहते हैं कि डीना बोलुआर्टे इस्तीफा दे और देश में तुरंत नए चुनाव कराए जाएं। पेरू में चुनाव साल 2024 में होने वाले थे, जो अब बढ़कर 2026 कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मदरसा शिक्षा के उन्नयन के संबंध में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें धर्मपाल सिंह ने कहा
कि बेसिक शिक्षा के नियमों के आधार पर ही मदरसा शिक्षा बोर्ड भी कार्य करे। इसमें मदरसा के विद्यार्थियों का हित सर्वोपरि है। साथ ही कहा कि पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाए, जिससे उनके साथ ही अन्य बच्चों का मनोबल बढ़े, उनमें एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो। उत्तराखंड की महिलाओं के लिए लाए गए आरक्षण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी मिल गई है। राजभवन की मंजूरी के साथ ही महिला अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। राज्य सरकार ने 30 नवंबर 2022 को विधानसभा में बिल को सर्वसम्मति से पारित कराकर राजभवन भेजा था। बता दें कि इस विधेयक बिल के तहत राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 20 से 30% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। राज्य गठन के दौरान तत्कालीन सरकार ने 20% क्षैतिज आरक्षण शुरू किया था। जुलाई 2006 में इसे 30% कर दिया था। आतंकवादियों का मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ अब जम्मू कश्मीर के गांव वालों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में आतंकवादियों की बड़ी टारगेट किलिंग के बाद सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। इनमें 20 पूर्व सैनिकों को SLR और अन्य 80 सदस्यों को 303 राइफलें दी गई हैं। उधर गांव की महिलाएं भी अपनी और परिवार की सुरक्षा करना चाहती हैं, जिसके लिए वे हथियार देने की मांग उठा रही हैं। राजौरी जिले के ढांगरी के सरपंच धीरज शर्मा ने बताया कि अब तक कुल 40 युवतियां और महिलाएं विजिल डिफेंस कमेटी सदस्य बनकर हथियार लेने के लिए तैयार हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड के मुख्य आरोपी की न्यायिक हिरासत को अगले 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। इससे पहले 4 जनवरी को डीएनए रिपोर्ट ने केस में एक बड़ा खुलासा किया था। डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि पुलिस जांच के दौरान जो बाल और हड्डी बरामद किए थे वो मृतका श्रद्धा की ही थे। दिल्ली पुलिस ने कहा कि नमूनों की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिपोर्ट पीड़िता के पिता और भाई की डीएनए से मेल खाती है। दुनिया भर में भारतीय आईफोन का डंका बज रहा है। भारत में 2022 से 23 के पहले 9 महीने में 2.5 अरब डॉलर से ज्यादा का आईफोन निर्यात किया गया। यह आंकड़ा 2021 से 22 की समान अवधि में निर्यात किए गए आईफोन से करीब 2 गुना ज्यादा है। अधिकारियों का कहना है कि एप्पल के लिए उत्पादन करने वाली एक और कंपनी पेगाट्रॉन कॉर्प जनवरी तक करीब $500 मिलियन के उपकरण निर्यात करने वाली है। इसके साथ ही एप्पल की तेजी से बढ़ती निर्यात संख्या बताती है कि कंपनी चीन के बाहर परिचालन बढ़ा रही है। बता दें कि चीन की जीरो कोविड पॉलिसीज और झेंगजो प्लांट में हुई हिंसा की घटना के बाद डिवाइस के लिए दुनिया के सबसे बड़े प्रोडक्शन सेंटर ने भारत पर भरोसा जताया है। उत्तर प्रदेश इन दिनों विकास की नई कहानी लिख रहा है। यूरोप की बड़ी कंपनियां यूपी में 17,000 करोड़ रुपए का निवेश करने जा रही हैं। इनमें सैमसंग, मदरसन और सिंड्रिका इंटरनेशनल ग्रुप जैसी 6 बहुराष्ट्रीय कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रदेश सरकार से MOU साइन किया है। इन कंपनियों के निवेश से प्रदेश में 21,000 से ज्यादा युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। फरवरी में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में निवेशकों को आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जर्मनी, बेल्जियम और स्वीडन में टीम भेजी थी। इस टीम ने औद्योगिक घरानों और सरकारों के प्रतिनिधियों से 20 बैठकें की। इस बार दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी अवार्ड ऑस्कर में भारतीय सिनेमा का डंका बजने वाला है। पिछले साल की सुपरहिट हिंदी फिल्म द कश्मीरी फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। ये भारत से ऑस्कर में सिलेक्ट हुई 5 फिल्मों में से एक है। इसके अलावा साउथ के दिग्गज डायरेक्टर S.S. राजामौली की फिल्म RRR और छेलो शो के साथ कांतारा भी ऑस्कर में धूम मचाने के लिए तैयार है। इन फिल्मों के अलावा संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी को भी लिस्ट में जगह मिली है।